हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कृषि के तहत कृषि के सिलेबस के अकॉर्डिंग चौथा बिंदु जो कृषि के सिलेबस में छपा हुआ है वो खरपतवार विज्ञान से संबंधित है और उसके नियंत्रण के उपाय हैं। चूँकि खरपतवार विज्ञान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं पहले खरपतवारों के बारे में बताऊंगा, फिर एक और वीडियो बना के उसके नियंत्रण के उपाय बताऊंगा। लगातार 2 वीडियो बनेंगे इसके, ठीक है। दोनों वीडियो एकदम ऑथेंटिक मानक सोर्स से, मानक बुक से तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो मानक बुक के ही के द्वारा ही तैयार किए गए वीडियो हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं खरपतवार विज्ञान के बारे में, वीट साइंस के बारे में, ठीक है। आप इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल में मैं बाकी के MCQs के क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर पूछते रहता हूँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के। बाकी वीडियो के लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप प्रोडक्ट में जाकर, ठीक है, प्रोडक्ट के PDF भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन का उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम खरपतवार विज्ञान वीड साइंस के बारे में, खरपतवारों की पहचान, विशेषताएं व उनका वर्गीकरण। तो आज हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: खरपतवारों का पहचान, विशेषताएं एवं वर्गीकरण, ठीक है। तो खरपतवार, देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। पहले तो मैं खरपतवार के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद उसके 5 जो प्रकार से उसका विभाजन है उसमें से केवल 4 प्रकार के विभाजनों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 5 प्रकार के विभाजन है, थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक विभाजन जो तीसरे नंबर का विभाजन है उसको मैं, वर्गीकरण है या विभाजन है, उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, है ना। क्योंकि मेरे को केवल पहला, दूसरा, चौथा और 5वां ही वर्गीकरण जो है वो उचित लग रहा है या अच्छा लग रहा है, पढ़ाने लायक है, इसलिए सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, नियंत्रण के उपाय अगले वीडियो में रहेगा। सबसे पहले देखते हैं खरपतवारों की पहचान, विशेषताएं एवं वर्गीकरण। जिससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। खरपतवार अर्थात वीड्स, ये वे अनैच्छिक पौधे होते हैं, मतलब अपनी इच्छा से नहीं जगे हैं, स्वयं से जगे हैं, जो किसी स्थान पर बिना, ठीक है, बोए उगते हैं, बिना बोए ये उग जाते हैं, जिनकी उपस्थिति से फसलों को लाभ की अपेक्षा हानि होती है, ठीक है। ये सभी क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। आगे मैं शाकनाशी के बारे में बताऊंगा, है ना। शाकनाशी और शाक के बारे में भी बताऊंगा। खरपतवार अलग चीज़ है, शाकनाशी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबके बारे में धीरे धीरे वीडियो बना के मैं बताते जाऊंगा। तो पादप जो अपने मूल स्थान व समय से परे उगते हैं, मतलब अपने मूल स्थान व समय से परे कहीं पर भी उग जाते हैं, वह खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है। तो जेथ्रो टुल ने सर्वप्रथम, किसने? जेथ्रो टुल ने सर्वप्रथम वीड शब्द का प्रयोग खरपतवार के लिए किया। तो खरपतवार वीड के समान है, ठीक है, वीड है। तो सर्वप्रथम जो जेथ्रो टुल ने सर्वप्रथम वीड शब्द का प्रयोग खरपतवार के लिए किया है। अब आगे देखते हैं खरपतवारों की विशेषताएं। कैसे पता चलेगा कि ये खरपतवार है, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, मतलब ये कैसे उगते होंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। तो बीज उत्पादन अधिक होने के कारण, क्योंकि खरपतवारों में बीज इतने ज़्यादा होते हैं कि इतने ज़्यादा संख्या में निकल जाते हैं कि वो भूमि की उर्वरक शक्ति को स्वयं खींचने लगते हैं। तो जो मेन फसल उगाए हैं उसको तो मिनरल्स, खनिज वगैरह नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, उर्वरक शक्ति नहीं मिल पाएगी। तो आधा उनकी शक्तियाँ कौन खींच ले रहे हैं? ये खरपतवार खींच ले रहे हैं। तो बीज उत्पादन अधिक होने के कारण, जैसे कि जंगली चौलाई, चौलाई में कितना बीज होता है? 1,96,000 बीज प्रत्येक पौधा, हर एक पौधे में 1,96,000 बीज होता है चौलाई के। तो इस प्रकार इतना सारा बीज से इतने सारे और खरपतवार और चौलाई के पौधे उगेंगे जो कि एक खरपतवार का काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए मकोई दिखा रहा है, मकोई में 1,75,000 बीज प्रति पौधा में निकलता है। एक पौधा अगर उग गया तो 1,75,000 बीज, ठीक है। अब देखते हैं अधिक गहरी जड़ें होने के कारण। तो खरपतवार और किस तरीके से उगते हैं? तो अधिक गहरी जड़ें होने के कारण खरपतवार उगते हैं। इनमें से आता है कांस, ठीक है, सबका वैज्ञानिक नाम आगे बताऊंगा। कांस, बायसुरी, ये सब खरपतवारों के नाम है, नामों को रट दीजिए। हिरनखुरी, देखिए आपके लिए नया सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे, अरे 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो ये तो रटा जाएगा। ऐसा ही नहीं होगा तो आपको वहाँ पर लिखना थोड़ी है, वहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको तो एक हिंट चाहिए, हिंट के रूप में हमको 4 ऑप्शन दे दिए रहते हैं, तो केवल अंदाज़ा लगाना है ना। तो 5 बार 6 बार पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी याद आ जाएगा। तो कांस, बायसुरी, हिरनखुरी व ज्वासा की जड़ें 4 से 6 मीटर की गहराई में होती हैं। तो जड़ों के कारण भी खरपतवार बहुत ज़्यादा उगते हैं। देखिए अब देखते हैं तीसरे बिंदु की ओर। खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। तो इनकी विशेषताएं और क्या है, ये किस कारण से और फैलते हैं, ये और ज़्यादा मात्रा में उगते हैं कि इनके जो बीजों की ना जीवन क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जैसे कि लंबी जीवन क्षमता वाले बीज हैं बथुआ के बीज,
जंगली चौलाई, हिरनखुरी। हिरनखुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खरपतवार विशेष प्रकार के हमारे जैसे फसल है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हिरनखुरी के बीज 50 वर्षों तक और मोथा के बीज जो है 20 वर्षों तक की जीवन क्षमता रखते हैं। 20 वर्षों तक की जीवन क्षमता रखते हैं। अब देखते हैं खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण। इनके बीजों पर क्या होता है? सुरक्षा आवरण होता है। ये इनकी विशेषता है, इसलिए ये ज़्यादा मात्रा या ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक किसी फसलों के साथ सर्वाइव कर पाते हैं। तो सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं, जैसे कि सत्यानाशी खरपतवार है, गोखरू और बिच्छू, ये तीनों खरपतवारों में सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं इनके बीजों में। अब देखते हैं खरपतवारों के बीजों की आकृति व रंग फसलों के बीजों के समान ही होते हैं, इसलिए फसलों के साथ उग जाते हैं। मतलब उनका जो गुण है ना, वो फसलों के बीजों के समान गुण वाले होते हैं, तो उसी प्रकार की मिट्टी में वो भी उग जाते हैं। ठीक है, वह हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि सरसों के साथ सत्यानाशी उग जाता है। सरसों के साथ कौन सा खरपतवार उगता है ऐसे पूछेगा तो आपको याद रखना है सत्यानाशी। बरसीम के साथ कौन सा खरपतवार उगता है पूछेगा तो कासनी। ठीक है, कासनी के बीज उग जाते हैं। अब देखते हैं शीघ्र वृद्धि। ये फसलों की अपेक्षा जल्दी बढ़ते हैं खरपतवार। खाद पानी की आवश्यकता अधिक होती है एवं खरपतवारों में बीमारियां को सहने की क्षमता भी अधिक होती है। फसलों की तुलना में बीमारी भी ज़्यादा सहते हैं। ये फसलों के ही खाद पानी का उपयोग स्वयं कर लेते हैं, तो उनके लिए कमी हो जाता है, जिससे कि फसलें ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाती और ये जल्दी जल्दी बढ़ते हैं फसलों की तुलना में। तो ये इनकी विशेषता है और साथ ही साथ ये फसलों के लिए हानिकारक चीज़ है ना। तो खरपतवारों का वानस्पतिक प्रवर्धन देखिए। ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन। अब देखते हैं जॉनसन घास, जिसको बरु कहते हैं, जॉनसन घास जिसे बरु कहते हैं, एवं कांस जिसे टाइगर घास कहते हैं, ये राइजोम द्वारा प्रवर्धित होता है। किसके द्वारा? राइजोम द्वारा। इसके अलावा देखते हैं बरमूडा घास, जिसे हम दूब कहते हैं। बरमूडा घास जिसे हम सामान्य शब्दों में दूबी बोल देते हैं, वह हिरनखुरी का, ठीक है, रनर्स या सर्कस द्वारा प्रवर्धन होता है। ठीक है, रनर्स या सर्कस द्वारा प्रवर्धन होता है। मोथा का ट्यूबरस द्वारा प्रवर्धन होता है। जंगली प्याज का बल्ब शकलकंद या शल्ककंद द्वारा प्रवर्धन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य पर खरपतवारों का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। तो गाजर घास या कांग्रेस घास जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक नाम में या वानस्पतिक नाम में पार्थेनियन हाइस्ट्रोफोरस, ठीक है, के बीजों व पत्तियों के छूने से मनुष्य में एलर्जी व अस्थमा जैसे रोग होते हैं। तो गाजर घास या कांग्रेस घास के छूने से मनुष्य में एलर्जी व अस्थमा रोग पैदा हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सत्यानाशी जो कि सरसों के साथ उगता है, तो जिसका वनस्पतिक नाम आर्जिमोन, ठीक है, मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना है सत्यानाशी का वनस्पतिक नाम, के बीज सरसों के बीज के साथ मिलकर, ठीक है, निकाले गए तेल का यदि प्रयोग करते हैं, ऐसे सरसों का तेल प्रयोग करते हैं जिसमें सत्यानाशी के भी बीज हैं, ठीक है, ऐसे तेल का प्रयोग करते हैं तो अंधापन जैसा रोग हो सकता है। याद रखेंगे, सत्यानाशी से सरसों के तेल के साथ इसका उपयोग, इसके बीज अगर पीस दिए जाएं और उसका उपयोग, ऐसे तेल का उपयोग आप करेंगे तो अंधापन हो सकता है। अब देखते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या चीज़ है? तो खरपतवार फसलों की जड़ों पर विषैला प्रभाव डालते हैं, जो कि एलिलोपैथी कहलाता है। ठीक है, तो खरपतवार जो कि फसलों के जड़ों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कोई भी फसल आप उगाए हैं उन पर जो उनकी जड़ों पर जो खरपतवार विषैला प्रभाव डालते हैं उसको बोलते हैं एलिलोपैथी। क्या कहते हैं? एलिलोपैथी कहा जाता है। अब देखते हैं सेंसर मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो हवा के प्रभाव से सत्यानाशी के बीज मूल पौधे से 10 से 15 मीटर की दूरी पर उछलकर गिर जाते हैं। अब 10 से 15 मीटर की दूरी पर उछलकर गिर के वहां पर भी उग जाएंगे। इस क्रिया को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। सेंसर जैसे कुछ दूरी से काम करता है, रिमोट सेंसिंग है ना, दूर रहकर, तो वैसे ही ये जो सत्यानाशी के जो बीज है ना 10-15 मीटर की दूरी पर उछलकर गिर जाते हैं, जिससे वहां पर भी खरपतवार उगने लगते हैं। यही है सेंसर मैकेनिज्म। अब देखते हैं विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण का समय। मतलब यदि आप फसल लगाए हैं, ठीक है, तो कितने दिनों में उनको नियंत्रित करना चाहिए, खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए। तो फसल और यहाँ पर नुकसान की अवधि कितने समय में उसको नियंत्रण किया जा सकता है, यह बता रहा है। अगर धान को सीधी बुआई करते हैं तो 15 से 45 दिन नुकसान की अवधि है। ठीक है, अगर खरपतवार उसमें उग गए तो 15 से 45 दिन में उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं धान को। वैसे ही धान अगर रोपाई वाला है तो 30 से 45 दिन, गेहूं है वो 30 से 45 दिन, मक्का, ज्वार और बाजरा को 15 से 45 दिन, आंवला, मूंग, उड़द और
चंवला को 15 से 30 दिन में, चना को 30 से 60 दिन में, ठीक है। नुकसान की अवधि है, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोयाबीन फसल को 20 से 45 दिन में, मूंगफली को 30 से 50 दिन में, गन्ना को 30 से 120 दिन में। गन्ना का याद रखेंगे, गन्ना और धान और गेहूं का याद रखना है, ठीक है। तो गन्ना का 30 से 120 दिन में, कपास का 15 से 60 दिन में और प्याज को 30 से 75 दिन में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, खरपतवार। अब देखते हैं विभिन्न बीमारियों एवं कीटों के एकांतरपोषी खरपतवार, मतलब ऐसे कीट जो खरपतवारों को पोषित करते हैं, एकांतर पोषित, अल्टरनेट, ठीक है, होस्ट होते हैं, जो उनको चलाते हैं, मान कर चल सकते हैं खरपतवारों को। तो खरपतवार या बीमारी और कीट, ठीक है। तो इकाइनोक्लोआ स्पी, जिसे जंगली धान कहते हैं, क्या कहते हैं, जंगली धान। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, इकाइनोक्लोआ स्पी। धान का तना छेदक के रूप में यह काम करता है, जंगली धान क्या कहलाता है, धान का तना छेदक कहते हैं। धान का जो तना छेदक जो बीमारी है, ठीक है, वो इकाइनोक्लोआ स्पी या जंगली धान के कारण होता है। अब बथुआ के कारण, बथुआ को जिसको चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं, बथुआ भी खरपतवार है। ये मक्का का तना छेदक होता है, मक्के के तने को छेद कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं अमेरेंथस स्पी, जिसको चौलाई बोलते हैं, चौलाई जो खरपतवार है उसको अमेरेंथस स्पी कहते हैं। ये अरहर का ग्राम कैटरपिलर कहलाता है, मतलब कीट जो है ग्राम कैटरपिलर अरहर का, ठीक है। इसमें बीमारी भी है और कीट भी है, ठीक है। तो अरहर का जो ग्राम कैटरपिलर है वो चौलाई के कारण है। लेंटाना कैमरा, ठीक है, अगला है लेंटाना कैमरा, ये भी खरपतवार है। कपास का अमेरिकन बॉलवर्म, ठीक है, बीमारी। अब देखते हैं एविना फेचुआ, जंगली जई जिसको बोलते हैं। गेहूं व जौ के तना रोग, रोली रोग का कवक। तो गेहूं और जौ के तने में जो रोली रोग का कवक होता है वो जंगली जई वाले खरपतवारों के साथ उगता है, ठीक है। अब देखते हैं, या इसके साथ होता है सेकेरम स्पोंटेनियम कास से, जिसे कास खरपतवार कहते हैं। मक्का का डाउनी मिल्ड्यू, मक्का का जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो इस खरपतवार के साथ साथ क्या करता है, एकांतरपोषी कहलाता है, या कीटों के एकांतरपोषी खरपतवार हैं। तो सेंचरस सिलिरियस, अंजन घास जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, अंजन घास। बाजरे की अरगट बीमारी, ठीक है, जो अरगट बीमारी है का कवक जो है, बाजरे की अरगट बीमारी का जो कवक है वो अंजन घास के लिए एकांतर अल्टरनेट होस्ट होता है, एकांतरपोषी होता है, ठीक है। अंजन घास इसका क्या होता है, एकांतरपोषी होता है। आगे बढ़ते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण में। तो वैसे तो 5 प्रकार से खरपतवारों को बांटा गया, 5 के अंतर्गत छोटे छोटे और प्रकार हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। तो इनमें से मैं केवल 4 को ही पढ़ाऊंगा, तीसरे नंबर के जो वर्गीकरण उसको नहीं पढ़ाऊंगा। तो पहला जो वर्गीकरण है वह जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण है। तो जीवन चक्र के आधार पर अ और ब, 1 वर्षीय खरपतवार और द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार, ये 3 भाग में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भाग में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो 1 वर्षीय खरपतवार जिसको बोलते हैं एनुअल वीड्स, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम अवधि में पूरा करते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ये खरपतवार अधिकतर बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं, बीज के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं 1 वर्षीय खरपतवार भी 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 1 वर्षीय फसलें जैसे कि खरीफ फसलें और रबी फसलें। तो खरीफ के खरपतवार, खरीफ फसल के लिए जो खरपतवार होते हैं, इस वर्ग के खरपतवार अर्थात वीड्स वर्षा के प्रारंभ मतलब जून जुलाई में उगते हैं और वर्षा के खत्म होते मतलब सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जून जुलाई में उगकर सितंबर अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं खरीफ के खरपतवार। अब खरपतवार और उनका वैज्ञानिक नाम और फसल बताया है। तो पत्थर चट्टा या साठा जिसे बोलते हैं, या सेंथी जिसे बोलते हैं, या कारपेट वीड कहते हैं, कारपेट वीड, पत्थर चट्टा या साठा या सेंथी कहते हैं, कारपेट वीड जिसको बोलते हैं खरपतवार, ये सभी खरीफ फसलों में हो सकता है। ये खरपतवार सभी खरीफ फसलों के साथ उगता है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है ट्राइएंथिमा स्पी। जंगली घास, जंगली धान जो है वो चावल के साथ, चावल है ना, चावल है ये, चावल के साथ बेसिकली
फसल के साथ उगता है। अब देखते हैं इकाइनोक्लोआ कोलोना इसका नाम है। अब देखते हैं बार्नयार्ड घास, बार्नयार्ड घास है जो ये भी चावल के साथ फसल के साथ उगता है। इसको भी इकाइनोक्लोआ क्रसगेली कहते हैं। जंगली चौलाई या पिग वीट जिसे बोलते हैं, जंगली चौलाई है जिसे पिग वीट कहा जाता है। यह मक्का, ज्वार और बाजरा की फसल के साथ उगता है और इसको बोलते हैं एमेरेंथस विरिडिस। कांटा चौलाई मक्का, ज्वार, बाजरा के साथ उगता है, इसको भी एमेरेंथस स्पाइरोनोसस कहते हैं। गोखरू कांटा जो खरपतवार है वो सभी खरीफ फसलों के साथ उगता है और ये ट्राइबुल्स टेरेस्ट्रिस कहलाता है। हजार दाना जो खरपतवार है वो सोयाबीन, मूंग, उड़द व मूंगफली के साथ उगता है और इसे फाइलेंथस निरूरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विस्खपरा या 60 खरपतवार जो है, ठीक है, वो उसका साइंटिफिक नाम क्या है? बेहरिविया डिफ्यूजा कहते हैं। मकोई जो खरपतवार है वो सोयाबीन, मूंग, उड़द व मूंगफली के साथ उगता है और इसे सेलेनम नाइग्रम कहते हैं। मोथा जो खरपतवार है वो मक्का, ज्वार, बाजरा है। मोथा को याद रखना है, मक्का, ज्वार, बाजरा के साथ उगता है, इसे साइप्रस इरिया कहते हैं। नुनिया जो खरपतवार है मक्का के साथ उगता है और इसे पोट्रुलेका स्पी कहते हैं। दूधी जो खरपतवार है वो ग्रीष्म ऋतु का खरपतवार है और इसे जुफ्रोबिया स्पी कहते हैं। गाजर या कांग्रेस घास, गाजर घास या कांग्रेस घास जिसे कहते हैं वो, ठीक है, अफसली क्षेत्रों में उगता है, ठीक, अफसली क्षेत्रों के खरपतवार हैं और इसे पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रवि फसल के खरपतवार और उनके वैज्ञानिक नाम फसल के साथ। तो इस वर्ग के खरपतवार रवि की फसलों के साथ सितंबर अक्टूबर माह में उगते हैं और अपना जीवन चक्र मार्च और अप्रैल में पूरा करते हैं। खरपतवार है कृष्ण नील, ये कृष्ण नील बहुत फेमस है, इसको याद रखेंगे। गेहूं और जौ के साथ उगता है ये, और एनागेलिस आर्बेंसिस कहते हैं इसे। बथुआ जो खरपतवार है वो गेहूं, जौ के साथ उगता है, रवि फसल के खरपतवार है, इसको बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बम। खरथुआ जो है वो गेहूं, जौ के साथ उगता है, ये तीनों गेहूं, जौ के साथ हैं। कृष्णनील, बथुआ और खरथुआ, इसे चिनोपोडियम मोरेल कहते हैं। प्याजी जो खरपतवार है वो चना के साथ उगता है, इसे एस्फोडिलियस ट्यूनिफोलियस कहते हैं, ट्यूनिफोलियस कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं गेहूंसा या मुसंडी या गेहूं का मामा जिसे कहते हैं, ये याद रखेंगे, गेहूं का मामा किसे कहते हैं? तो गेहूंसा। गुल्ली डंडा या कहते हैं, ये गेहूं के साथ उगता है। फेलेरिस माइनर इसका नाम है, साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम। जंगली जई जो है वो जौ और गेहूं के साथ उगता है, एविना फेचुआ कहते हैं इसे। पीली सेंजी चना और सरसों के साथ उगता है, मेलिलोटस इंडिका कहते हैं इसे। सत्यानाशी जो सरसों के साथ उगता है, सत्यानाशी सरसों का खरपतवार है। आर्जिमोन मैक्सिकाना कहते हैं इसे। कासनी जो बरसिम के साथ उगता है, सिंचोरियम इंटाइबस कहते हैं इसे। लट जीरा, इसका साइंटिफिक नाम जो है अकाइरेंथस अस्पेरा, ये भी आपका रवि फसल का खरपतवार है। ठीक है, अब देखते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। तो इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में वानस्पतिक रूप से वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं, बीजों का उत्पादन दूसरे वर्ष करते हैं। ठीक है, जैसे जंगली गाजर डॉकस स्पेसीज ये खरपतवार है। जंगली गोभी लुनिया एस्पेलेनिफोलिया, लुनिया एस्पेलेनिफोलिया, ठीक है, इसका नाम है जंगली गोभी। तो इसको जंगली गाजर और जंगली गोभी याद रखना है आपको, द्विवर्षीय खरपतवारों के अंतर्गत आएंगे। बहुवर्षीय खरपतवार, ठीक है, तो पेरिनल वीड्स वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या अधिक वर्ष में पूरा करते हैं तथा जिनका प्रसारण वनस्पतिक भागों द्वारा होता है। वनस्पतिक भागों के द्वारा ये फैलते हैं, प्रसारण होता है, जैसे कि जड़, तना, राइजोबियम, बल्ब या ट्यूबर के द्वारा ये फैलते हैं, प्रसरित होते हैं, चलते हैं या फैल जाते हैं। जैसे कि मोथा, साइप्रस रोटडस, हिरनखुरी या दूब घास जिसे साइनोडॉन डेक्टाइलोन कहते हैं दूब घास को। कांस जैसे कि सेकेरम स्पॉन्टेनियम कहते हैं। झड़बेरी जिसे जिजीफस रोटिंड फोलिया कहते हैं। ठीक है, रोटिंड फोलिया कहते हैं। लेंटाना कैमरा, ये सभी क्या खरपतवार हैं? फिर से देख लेते हैं। मोथा,
हिरनखुरी, दूब घास, कांस, झड़बेरी और लेंटाना केमरा। आपको अगर साइंटिफिक नाम याद नहीं होते तो छोड़ दीजिए, याद मत कीजिए, नहीं पूछेगा, आपको प्रचलित नाम याद रखने हैं। इसके अलावा बरू या जॉनसन घास, ज्वार और बाजरे के जो खरपतवार होते हैं बरू या जॉनसन घास होते हैं। हिरनखुरी, ठीक है, या फील्ड बाइंड वीट जिसे कहते हैं, या गेहूं के साथ मुख्य खरपतवार है जो मृदा क्षरण को रोकता है। क्या करता है? मृदा के क्षरण को रोक देता है। ये बहुवर्षीय खरपतवार है। क्या है? बहुवर्षीय खरपतवार। अब देखते हैं दूसरा जो वर्गीकरण है वो बीजपत्र के आधार पर है, ठीक है। तो एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों के साथ उगने वाले खरपतवार, एक बीजपत्री या संकरी पत्ती वाले खरपतवार, द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इन खरपतवारों के बारे में देखते हैं। ऐसे खरपतवार जिनका एक बीजपत्र है, ठीक है, मोनोकॉट वीड्स हैं, और जो द्विबीजपत्र वाला डाइकॉट वीड्स हैं। ये खरपतवार 2,4-D के प्रयोग से नष्ट नहीं होते। 2,4-D क्या? एक प्रकार का शाकनाशी है। 2,4-D इसका कोडिंग ही है, ठीक है। 2,4-D के अलग अलग वेराइटी आते हैं, सोडियम का आता है, आपका सल्फर का आता है, ठीक है। तो 2,4-D एक प्रकार का शाकनाशी है, ये खरपतवार नाशी है। तो ये खरपतवार जो है 2,4-D के प्रयोग से भी नष्ट नहीं होते हैं। ये खरपतवार 2,4-D के प्रयोग से नष्ट नहीं होते, दोनों, है ना। मोथा अपवाद है जो नष्ट हो जाता है 2,4-D के प्रयोग से। इसमें बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम जिसे कहते हैं, ये द्विबीजपत्री खरपतवार है। दूब घास, ठीक है, साइनोडोन डेक्टाइलोन इसका नाम है। मकरा, तो क्या क्या खरपतवार है? मोथा, दूब घास, मकरा, ये सभी एक बीजपत्री खरपतवार हैं। 2,4-D के प्रयोग से ये नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो मोथा है वो नष्ट हो जाता है। द्विबीजपत्री खरपतवारों में बथुआ, लटजीरा, कृष्णनील, इसके अलावा और हैं, ठीक है। हिरनखुरी, जैसे कि आप एक बार देख पा रहे होंगे, हिरनखुरी, सत्यानाशी, जंगली चौला, ये सभी द्विबीजपत्री हैं। और खरतुआ, एक बीजपत्री में मोथा, दूब घास, मकरा, जंगली धान, गुल्ली डंडा, ठीक है, जंगली जई और बरू जिसे जॉनसन बोलते हैं ना। तो ये सभी क्या है? एक बीजपत्री खरपतवार हैं। अब देखते हैं तीसरा जो वर्गीकरण है, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बताया था तीसरा जो वर्गीकरण है इसको नहीं पढ़ाऊंगा। चौथे वर्गीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये चौथा वर्गीकरण, इसमें पांचवा लिखा गया गलती से, ये चौथा वर्गीकरण है, ठीक है। चौथे प्रकार का वर्गीकरण है ये 4th नंबर का वर्गीकरण है। फसल बंध्य खरपतवार, क्रॉप बॉन्डेड वीड्स, या परजीवी खरपतवार जिसे बोलते हैं, फसलों के साथ बंध बनाकर, बॉन्डिंग करके, तो क्रॉप बॉन्डिंग वीड्स जिसे कहते हैं, या परजीवी, दूसरे पर जीवित रहने वाले खरपतवारों के बारे में पढ़ेंगे। तो दो प्रकार के परजीवी खरपतवार है, एक तना परजीवी, दूसरा जड़ के साथ परजीवी रहते हैं, ठीक है, पैरासाइट। तो स्टेम पैरासाइट वीड मतलब तना के साथ परजीवी रहते हैं, और दूसरा जड़ के साथ परजीवी रहते हैं। तो रूट पैरासाइट वीड, तो सबसे पहले तना के अंतर्गत देखते हैं। तना के अंतर्गत 2 भाग है, 1 और ये 2, ठीक है, 3-4 लिखा गया गलती से, ये 1 और 2 है। तो अमरबेल, ठीक है, जिसे अमरबेल, डोडर व इसकी पोसी फसल, रिजंका, मिर्च एवं सोयाबीन, ठीक है। जैसे अमरबेल या डोडर जो खरपतवार है वो रिजंका, मिर्च या सोयाबीन के साथ उगता है परजीवी के रूप में। ये तना प्रकार का परजीवी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके नियंत्रण के लिए पेराक्टवाट या ग्लाइफोसेट काम में लाते हैं। पेराक्टवाट या ग्लाइफोसेट काम में लाते हैं इसके नियंत्रण के लिए। अब दूसरा इसी का दिखते हैं अर्धतना परजीवी, ठीक है, सेमी स्टेम पैरासाइट वीट के बारे में। तो लोरेंथस जो है इसकी पोसी फसल है, बागवानी फसल है, जैसे कि आम, चाय और टीक, ठीक है। तो आम, चाय और टीक के साथ लोरेंथस खरपतवार तना परजीवी, अर्धतना परजीवी है, ठीक है। क्या है? अर्धतना परजीवी के रूप में काम करता है। अब देखते हैं जड़ परजीवी के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रूट पैरासाइट वीड्स, तो इसके भी 2 भाग है, 1 भाग और 2 भाग, एक पूर्ण जड़ परजीवी, दूसरा अर्ध जड़ परजीवी। तो टोटल रूट पैरासाइट वीड के बारे में देखते हैं। ओराबैंकी, ये इसके लिए जो पौधा है वो सरसों एवं सोलेनेसी कुल का जो पौधा है वह आँख है। सोलेनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं, आँख है, वह सरसों है, ये सभी पूर्ण जड़ परजीवी के रूप में ओराबैंकी खरपतवार इसके साथ उगते हैं, पूर्ण जड़ परजीवी हैं। अब देखते हैं अर्धजड़, अर्धजड़ परजीवी के रूप में सेमी रूट पैरासाइट वीड के बारे में। तो रुखड़ी या विच वीड है ना, ये जो है खरपतवार है वो ज्वार, बाजरा, गन्ना और सूरजमुखी के साथ उगता है।
अर्धजड़ परजीवी के रूप में। अब देखते हैं आत्मघाती अंकुरन क्या है। बस एक पेज और बचा फिर खत्म हो जाएगा। तो आत्मघाती अंकुरन क्या है? सुसाइडियल जर्मिनेशन किसे बोलते हैं? स्टाइग्रा के नियंत्रण के लिए अपोषी फसल कपास उगते हैं जिसकी जड़ों से स्ट्राइगोल नामक रसायन स्रावित होता है जो उगते हुए स्ट्राइग्रा को मार देते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइग्रा के नियंत्रण के लिए अपोषी फसल कपास उगते हैं जिसकी जड़ों में स्ट्राइगोल नामक रसायन स्रावित होता है जो उगते हुए स्ट्राइग्रा को मार देते हैं। इसे ही आत्मघाती अंकुरन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा जो वर्गीकरण है वो मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण है। तो मृदा और जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 भाग हैं। पहला है जलमग्न भूमियों के खरपतवार, मृदा या जलवायु के आधार पर। बी है रेगिस्तानी खरपतवार और सी है कृषि क्षेत्रों के खरपतवार। तो सबसे पहले देखते हैं जलमग्न भूमियों के खरपतवार। इसमें आ जाएगा जलकुंभी, हाइड्रिला, पिस्टिला और वेलेसिनेरिया। ये सभी खरपतवार जलमग्न भूमियों के खरपतवार हैं। रेगिस्तानी खरपतवार को देखते हैं नागफनी, बबूल, ठीक है, झरबेड़ी और ज्वासा, ये रेगिस्तानी खरपतवारों के अंतर्गत आते हैं। कृषि क्षेत्रों के खरपतवार जंगली चौलाई है। जैसे कृषि क्षेत्रों के खरपतवार में क्या क्या आएगा? बथुआ, खरतवा, प्याजी, ठीक है, विसकपरा, सौंजी, मौथा और जंगली चौलाई, ये सभी कृषि क्षेत्रों के खरपतवार है। इस प्रकार खरपतवार साइंस पूरा यहाँ पर खत्म होता है। इसके नियंत्रण के उपाय जो कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है, पुराने पेपरों पे आए हुए हैं। कृषि वाले जितने पेपर हो उसमें नियंत्रण के उपाय ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले खरपतवारों के बारे में जान लिया, अब नियंत्रण के उपाय को अगले वीडियो में देखेंगे। इसका PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसको आप जब तक PDF के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रिंट निकाल के, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। 2-3 बार इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, या तो वीडियो को देखिए या तो फिर इसे PDF निकाल के इसको पढ़िए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।